हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए एक बार फिर हाजिर हुए हैं साइंस के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है 1000 क्वेश्चन की, विज्ञान के 1000 क्वेश्चन की, इसमें हमारा आज भाग 2 है। आज हम भाग 2 देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ऑप्शन ए गॉस, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी हेनरी या ऑप्शन डी डोमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गॉस। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गॉस। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है। जो फोटोग्राफी लेंस कैमरा होता है, जो उसका लेंस होता है दोस्तों, वो कैसा होता है आपका, अवतल होता है, उत्तल होता है, उभयोतल होता है या कोई नहीं। चलिए आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है आपका। जो कैमरे का, जो फोटोग्राफिक कैमरे होते हैं उसका जो लेंस होता है कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका जो प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, आइंस्टाइन ने, नील बोर ने या एनरिको फर्मी ने। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। ऑप्शन ए यूरेनियम में, ऑप्शन बी प्लूटोनियम में, ऑप्शन सी पोलोनियम में या ऑप्शन डी ट्रेडियम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम में। दोस्तों जो हमारा थोरियम है उसको नाभिक को कैसे बदला जा सकता है, उसको नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। प्लूटोनियम में उसके नाभिक को बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए दोस्तों, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च नम्यता होनी चाहिए या उच्च गलनांक होना चाहिए। आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हमारा जो फ्यूज होता है उसका क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। उसका निम्न गलनांक होगा तब ये क्या होगा, ये जल्दी से पिघल जाएगा और हमारा क्या करेगा, परिपथ को तोड़ देगा, जिससे हमारा जो नुकसान होने से बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। चलिए एक्स किरणें, X1 किरणें, पराबैंगनी किरणें या अवरक्त किरणें। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणें। जो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसमें जो आवृत्ति अधिकतम किसकी होती है, वो अवरक्त किरणों की होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कब कम होता है, किसमें, दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में या दोनों प्रकार की धारा में या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऊर्जा का क्षय कम किस में होता है दोस्तों आपका, ऑप्शन ए आपका, ये आपका डीसी, ये आपका एसी और ये आपका दोनों प्रकार की या कोई नहीं।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों हमारी जो डीसी होती है, डीसी को हम अगर लंबे कहीं दूर तक लेके जाएंगे तो उसमें हमारा ऊर्जा से ज़्यादा होगा, जबकि हमारा प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में कम होगा। क्योंकि जो हमारे खंभों से हमारे घरों तक जो बिजली आती है वो एसी यानी हमारी क्या आती है, प्रत्यावर्ती धारा ही आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसका दोस्तों गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तरंग अपस्रव्य कही जाती हैं जबकि उनकी आवर्ती हो। दोस्तों जो अपस्रव्य तरंग होती हैं हमारी वो कितने बीच होती हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, या 20 हर्ट्ज से अधिक, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से कम। दोस्तों जो अपस्रव्य तरंगें होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, हमारी जो हमें सुनाई नहीं देती है, तो हमारी कौन सी होंगी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से कम जो होती हैं वो अपस्रव्य तरंगें होती हैं, जो हमारे जो कान है वो सुन नहीं सकते। और दोस्तों जो हमारे कान है वो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो हमारे कान है वो सुन सकते हैं इन आवर्ती को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो हमारा ध्वनि का वेग होगा। ऑप्शन ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, या ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आधा हो जाएगा। दोस्तों अगर तरंग की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो हमारे जो ध्वनि का वेग होगा वो आधा रह जाएगा। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, या विद्युत चुंबकीय तरंगे, या कोई नहीं। दोस्तों जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसी तरंगे जिनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो हमारी कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और दोस्तों जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जैसे हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोले दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ किसके आधी होती है, वो क्या होता है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन ए आधी होती है, 2 गुनी होती है, 3 गुनी होती है, ये चौथाई होती है। तो दोस्तों हमारी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी आर बराबर हमारा क्या होता है 2f, या f बराबर हमारा क्या होता है 2r, r/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वास्तविक सीधा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, या काल्पनिक सीधा बनता है और काल्पनिक उल्टा बनता है। तो दोस्तों हमारा जो उत्तल दर्पण है उसमें हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, उसमें प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। चलें अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है परमाणु बम आधारित है, किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या ऑप्शन नंबर डी सभी।
तो दोस्तों इसका सही आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। जो परमाणु बम हमारा किस पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है हमारा नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर। ये ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है हमारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। एक संयोजी, त्रिसंयोजी, पांच संयोजी या चतुर्थ संयोजी। तो हमारे जो सिलिकॉन और हमारे जो जर्मेनियम होते हैं दोस्तों, ये अर्धचालक होते हैं दोनों। तो इनमें जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? एक संयोजी, त्रिसंयोजी, पांच संयोजी या चतुर्थ संयोजी। तो दोस्तों इनमें क्या होता है? हमारा चतुर्थ संयोजी बॉन्ड होता है, क्योंकि इनको जो अपना और ये ऑर्बिटल है जो पूरा करने के लिए, जो अष्टक पूरा करने के लिए इनको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होते हैं दोस्तों? चतुर्थ संयोजी होते हैं। इनके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं? जो इनका जो नाभिक है इसके बाहरी कक्षा में क्या होंगे दोस्तों? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इनको अपना बॉन्ड अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संयोजी होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। प्रकाश प्रकीर्णन का, प्रकाश अपवर्तन का, परावर्तन का या व्यतिकरण का। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में दीजिए दोस्तों, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। दोस्तों व्यतिकरण के कारण क्या होता है? हमारा पानी के ऊपर तेल की परत क्या है? चमकती है वो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। धूप के चश्मे की पावर होती है। धूप के चश्मे की पावर होती है दोस्तों 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 3 डायोप्टर। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। धूप के चश्मे की जो अक्षमता होती है, क्या पावर होती है, वो होती है 0 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ऑप्शन ए धूलकण, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्या इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है दोस्तों? चलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? धूलकण। जो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण, और इसी कारण हमें जो हमारा बादल है वो नीले दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी बल। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप कमेंट में बिना आंसर देखे दे सकते हैं। पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाब की। जो पास्कल हमारी किसकी इकाई है? दाब की। ठीक है दोस्तों, दाब की जो हमारी SI इकाई होती है, SI मात्रक क्या होता है?
SI मात्रक, वो क्या होता है? पास्कल होता है दाब का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी वायु। तो सही आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हमारे प्रकाश की जो गति होती है वो किस में कम होती है? सबसे कम किस में होती है दोस्तों? हमारे निर्वात में सबसे ज़्यादा होगी, फिर हमारा वायु में उससे कम, जल में उससे कम, और कांच में क्या हो जाएगी हमारी दोस्तों? सबसे कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच में। प्रकाश की गति हमारी क्या होगी? कांच में सबसे कम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊर्जा ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन नंबर ए चालन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संवहन द्वारा या ऑप्शन नंबर डी परावर्तन द्वारा। चलिए इसका आंसर भी बहुत आसान है दोस्तों, आप कमेंट में दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा दोस्तों हमारा क्या होता है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान कम करना, ऑप्शन बी हिमायन ताप को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी एक समान ताप को बनाए रखना या ऑप्शन नंबर डी गलनांक को घटाना। तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एक समान ताप को बनाए रखना। जो थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है रेफ्रिजरेटर में? एक समान ताप को बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? ऑप्शन ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 104 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 232 फ़ारेनहाइट या ऑप्शन डी 212 फ़ारेनहाइट। सही आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा जल का क्वथनांक कितना होता है, अगर सेल्सियस की बात करें तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा दोस्तों? फ़ारेनहाइट में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है दोस्तों? उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा या कोई नहीं। इसका आंसर तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आप कमेंट में दीजिए क्या इसका आंसर हो जाएगा। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। जो दोस्तों आपका वायुयान होगा वो तो गतिज ऊर्जा में होगा, मगर जो उसमें बैठे यात्री होंगे वो स्थिति में होंगे। तो इसमें क्या होगा? दोनों ही ऊर्जा स्थित होंगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा भी और गतिज ऊर्जा भी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तड़ित चालक बनाया जाता है। तड़ित चालक बनाया जाता है ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी तांबे का या ऑप्शन डी इस्पात का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा तांबे का। जो आपका तड़ित चालक बनाया जाता है दोस्तों, किसका बनाया जाता है? वो
तांबे का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी मोटर, ऑप्शन नंबर सी रेफ्रिजरेटर या ऑप्शन नंबर डी जनरेटर। दोस्तों डायनमो कहाँ यूज़ किया जाता है आपका? डायनमो दोस्तों आपका डायनमो जनरेटर में यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? मोटर। ठीक है दोस्तों, आपका जो जनरेटर है उसमें डायनमो का कार्य करता है और इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? मोटर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो आपका जनरेटर है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा? चेंज करेगा। और जो आपका मोटर होगा, मोटर क्या करेगा आपका? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। जैसे आपका ये आपका ट्यूबवेल देखा, उसमें मोटर लगी होती है, जो घास काटने वाली मशीन होती है उसमें जो मोटर होती है वो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरीमीटर से दोस्तों क्या ज्ञात करते हैं हम? जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी जल का आयतन, ऑप्शन सी जल का घनत्व, ऑप्शन डी आपका जल के प्रवाह की दर। तो वेंचुरीमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? आप इसका आंसर कमेंट में देंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? जल के प्रवाह की दर को हम ज्ञात करते हैं वेंचुरीमीटर से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, एक समान वेग से ऊपर जा रही है दोस्तों, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार कैसा महसूस होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? एक समान यानी अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों जब लिफ्ट हमारी एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का जो भार होगा वो अपरिवर्तित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? विद्युत धारा किस में मापी जाती है दोस्तों हमारी? ऑप्शन नंबर ए एमीटर, ऑप्शन नंबर बी आमीटर, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका स्टेबलाइजर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? इसके लिए आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आमीटर। दोस्तों जो विद्युत धारा का हम पता लगाते हैं वो आमीटर में लगाते हैं, मगर विद्युत धारा का जो मात्रक होता है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका एम्पियर हो जाएगा। वो आपका विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, मगर विद्युत धारा को किस से मापा जाता है? वो एमीटर से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है आपका ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी अल्कोहल या ऑप्शन डी ईथर। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ये बहुत बार पूछा जा रहा है, पूछा गया है आपका रेलवे एग्ज़ाम में, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नोट करना। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? पारा।
ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा दोस्तों? पारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऑप्शन ए ऊर्जा की, ऑप्शन बी ताप की, ऑप्शन सी संवेग की, या ऑप्शन डी वेग की। तो दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? वो ऊर्जा की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो ऑप्शन है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन सी 100 डिग्री, ऑप्शन डी 100 केल्विन। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप कमेंट में दीजिए, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? गैस के अणुओं का गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है दोस्तों? यानी गतिज ऊर्जा -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगी दोस्तों? शून्य हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 33। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? पारे का तापमापी यानी जो पारे का तापमापी है वो किस ताप तक मापन कर सकता है? तो ऑप्शन ए है आपका 260 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 360 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 500 डिग्री सेल्सियस। तो पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री सेल्सियस तक पारे का तापमापी हम ताप मापने में प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 34। डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो दोस्तों, डायनामो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, उच्च विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में दीजिए दोस्तों, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं इसका। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था आपका, जो जनरेटर होता है उसमें क्या होता है? डायनामो यूज़ किया जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आता है केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, एसी और डीसी दोनों परिपथ में, या एकीकृत परिपथ में। दोस्तों ट्रांसफार्मर आपका किस प्रयोग में आता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, केवल एसी परिपथ में। दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एसी को क्या करता है? एसी का उच्चयन या अपचयन करता है, यानी एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका? एक बार बराबर होता है। एक बार बराबर होता है, ऑप्शन ए 10 के पावर -5 पास्कल, 10 के पावर 7 पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल, या 10 की पावर 4 पास्कल। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, आंसर कमेंट में दीजिए क्या इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, 10⁵ पास्कल। जो एक बार के बराबर क्या होता है, 10⁵ पास्कल होता है। और पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों? पास्कल हमारी दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में अभियुक्त करने की इकाई है। एंगस्ट्रम को अभियुक्त करने की इकाई है दोस्तों। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर डी बल। एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, ये किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है एंगस्ट्रम। चलिए आंसर, इसका सही आंसर आप कमेंट में दीजिए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। जो एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई दोस्तों क्या है? तरंगदैर्घ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो ऑप्शन ए है आपका कोपरनिकस, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रोनर या ऑप्शन डी गैलीलियो। तो प्रकाश को सर्वप्रथम किसने मापा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? रोनर। रोनर ने दोस्तों प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन डी सी डाइन या ऑप्शन डी डेसिबल। इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट में करिएगा, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए एंगस्ट्रॉम या ऑप्शन डी केल्विन। दोस्तों ताप का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा आपका? आंसर आप कमेंट में दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? केल्विन। जो ताप का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? केल्विन है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा ताप क्या है? एक हमारा मोल राशि है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका हेनरी, ऑप्शन नंबर बी कौलॉम, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में दें क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है ये आपको बताना है दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी कूलम। जो विद्युत आवेश है आपका वो कूलम में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इसका मात्रक है वो कूलम है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका क्वेश्चन नंबर 42। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी 1 और 0 के बीच या ऑप्शन डी 1 से ऊपर। तो सही आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऋणात्मक। किसी गैस का आयतन प्रसारण गुणांक क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक होता है। चलिए 43 क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है दोस्तों? 3 × 10⁻1 किलोग्राम, 6 × 10⁻15 किलोग्राम या 6 × 10⁻24 किलोग्राम या 7 × 10⁻30 किलोग्राम।
चलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम जो हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। क्वेश्चन नंबर 44, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 28 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 6 घंटे या ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। तो भू स्थिर उपग्रह दोस्तों जो होते हैं आपके, उनका आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों। चलिए आंसर आप कमेंट में दें, इसका क्या आंसर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो भू स्थिर उपग्रह हमारे क्या होते हैं, जो हमारे पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, हमारे भू स्थिर उपग्रह होते हैं। और उनका आवर्तकाल कितना होता है, जितना हमारा एक पृथ्वी का एक दिन का 24 घंटे घूमने का जो काल है, वही भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, आवर्तकाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 24 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 45, लिफ्ट की खोज किसने की, बेयर्ड ने, ऑप्शन बी फैराडे ने, ऑप्शन सी एडिसन ने, ऑप्शन डी आपका ओटिश ने। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में दे दोस्तों, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओटिश ने। ओटिश ने क्या करा था दोस्तों, आपका लिफ्ट की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हमने आज 45 क्वेश्चन किए हैं और इससे जो पहला भाग है हमारा भाग 1, उसमें भी हमने 45 क्वेश्चन किए थे। और ये हमारी 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा आज भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 कर लिया है। भाग 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे विजिट करिएगा और भाग 1 को भी देख लीजिएगा। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ आपको, और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।